हेलो स्टूडेंट्स। हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट हमारा ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स का था कि प्लाज्मा में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है और वो ब्लड सेल्स कौन कौन सी टाइप की होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स या फिर हम इसे बोलते हैं ब्लड सेल्स। ओके, तो ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। 45% ऑफ द ब्लड। ओके, तो जो ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स मेनली तीन टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेट, PLATELETS। ओके, प्लेटलेट्स जिसको कि हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहला ब्लड का पार्ट हमने प्लाज्मा पढ़ा, दूसरा जो पार्ट होता है वो है ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। तो ब्लड का 45% पार्ट कौन बनाती है? ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स बनाती है। ये तीन टाइप की होती है, एक आरबीसी है, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो ब्लड कॉर्पसल्स है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, तो यहां हम लिखेंगे ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये मेनली तीन टाइप की हैं। एक हो जाएगी आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। ओके, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। इन डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं या फिर इनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ओके, ये है रेड ब्लड सेल्स और ये है वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरी जो होती है जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स या फिर हम इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्लियर? अब जो डब्ल्यूबीसी होती है वो वापस से दो टाइप की होती है। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है उसको हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल्स, ओके, और दूसरी होती है बेसोफिल्स, और तीसरी होती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। ओके, तो यहां हमने क्या देखा, ब्लड सेल तीन टाइप की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को फिर से हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। क्लियर? तो तीन टाइप की ग्रेन्युलोसाइट्स होती है। अब हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो दो टाइप की होती हैं।
एक तो होती है लिम्फोसाइट्स, एक होती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होती है। क्लियर? अब लिम्फोसाइट्स को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है बी सेल्स और दूसरी होती है टी सेल्स। ओके, एक है बी सेल्स और दूसरी है टी सेल्स। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस टाइप से ब्लड कॉर्पसूल्स जो है उसको डिवाइड किया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। फिर डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, उसमें भी ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स दो टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं हमने ब्लड सेल में सबसे पहले आरबीसी के बारे में डिस्कस किया। तो हम यहाँ पहला जो है वो आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब यहाँ सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इरिथ्रोसाइट या आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मतलब होता है रेड। क्लियर? जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो रेड कलर की होती हैं और ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये रेड कलर में होती है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका रेड कलर क्या क्यों होता है? एक पिगमेंट की प्रेजेंट के कारण या एक वर्णक उपस्थित होता है, पिगमेंट को हम वर्णक बोलते हैं। और वो पिगमेंट कौन सा होता है इसमें? हीमोग्लोबिन। ओके, इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो है इसको हम, कई बुक्स में आपको हीमोग्लोबिन की ये स्पेलिंग दिखेगी और कई के अंदर इस टाइप से भी लिखा होता है हीमोग्लोबिन। दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण या हीमोग्लोबिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। यही इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। जो मैच्योर मैमेलियन सेल होती है, मतलब स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसमें कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स की आरबीसी की बात कर रहे हैं। जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, मतलब वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनिल या कोशिकांग नहीं होता है। तो डिवॉइड ऑफ डिवॉइड ऑफ all cell organelles, डिवॉइड ऑफ एल सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि इसमें किसी टाइप के कोशिकांग नहीं उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की आरबीसी की खास बात क्या हो गई? एक तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दूसरा उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। हाउएवर आरबीसी जो है वो मेटाबॉलिकली इनर्ट नहीं होती है, ये ग्लाइकोलिटिक एक्शन के थ्रू एनर्जी को डिराइव करती है। अब जो इमेच्योर आरबीसी होती है, मतलब जो अपरिपक्व आरबीसी होती है, हम किसकी बात करते हैं? इमेच्योर आरबीसी की बात करते हैं, या अपरिपक्व आरबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसमें सारे ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोशिकांग जो हैं वो उपस्थित रहते हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो इमेच्योर आरबीसी में सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इमेच्योर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलोसाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलोसाइट्स कहते हैं। तो इमेच्योर आरबीसी क्या कहलाती है? रेटिक्यूलोसाइट्स कहलाती है। आरबीसी जो है, स्पेशली हम मैमल्स की आरबीसी की बात करें तो बाइकॉन्केव शेप की होती है और डिस्क शेप की होती है। मतलब इस टाइप से आपको यहाँ पर आरबीसी दिखाई देगी और यहाँ बीच में आपको एक ऐसा डिप्रेशन सा दिखाई देगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये बाइकॉन्केव शेप की होती है, डिस्क शेप की होती है। और जो वॉल्यूम होता है आरबीसी का, एवरेज वॉल्यूम जो है आरबीसी का वो कितना होता है? 83 क्यूबिक माइक्रोन होता है। आरबीसी की शेप जो होती है वो भी वेरिएबल होती है, ये चेंज होती रहती है। मैमल्स की आरबीसी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो मैमल्स की आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, किसको छोड़ करके? लामा और कैमल को छोड़ करके। लामा और कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो एक्सेप्ट लामा
एंड कैमल। तो लामा और कैमल को छोड़ करके सारे ही मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, सिर्फ इन दोनों के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर? तो सारे सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो जो सेल का पूरा वॉल्यूम होता है वो कौन घेर लेता है? हीमोग्लोबिन घेर लेता है। मतलब ये जो सेल है, इस सेल में अगर कोई भी कोशिकांग नहीं है तो सारा का सारा वॉल्यूम किसके द्वारा घेर लिया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा घेर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है उसमें एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है? 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो अगर अपन इसके आरबीसी नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, आरबीसी नंबर की बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वुमेन के बारे में देखते हैं। वुमेन के अंदर जो आरबीसी होती है वो कितनी होती है? 4.8 मिलियन, यहाँ पर पॉइंट है, तो 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ओके, तो वुमेन में 4.8 मिलियन पर क्यूबिक, ये है सी लिखा हुआ है, ये पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी होती है। अगर अपन मेन में एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें तो वे मेन में आरबीसी कितना होता है? 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो वहां होगा 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, तो वुमेन में तो इतनी आरबीसी होती है और मेन में 5.2 होती है, वुमेन में 4.8 होती है। क्लियर? ये वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि हेल्थ फैक्टर हो सकता है, एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है ये वैल्यू, तो उसके अनुसार ये चेंज होती रहती है। अब जैसे जो व्यक्ति जो है वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो रहते हैं, तो उनके अंदर अपन देखते हैं कि उसमें जो आरबीसी का नंबर होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उनमें लगभग 8.3 इंटू 10⁻⁶ आरबीसी होती है, और आरबीसी का जो नंबर कम हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, मतलब जब आरबीसी कम हो जाती है ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं हम उसे? एनीमिया। एनीमिया। ओके, तो आरबीसी के कम होने से तो एनीमिया हो जाता है, और जब आरबीसी का नंबर ब्लड में बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। इसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया, और आरबीसी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्लड का रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है, और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है, और वो रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है, श्वसन की जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्लियर? हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है, इसको शॉर्ट में एच भी लिख सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। मतलब इसके अंदर फेरस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर Fe, जिसको हम आयरन बोलते हैं। ये इसका जो होता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब चतुर्थक संरचना इसकी हम बोल सकते हैं। अब हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb, हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कितनी ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है? यहाँ पर तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइंड होता है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया आपको? मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। फिर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि
जो वुमेन होती है, मतलब अगर अपन बात करते हैं मेन की, तो मेन में ब्लड के अंदर लगभग 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml में। इसकी बात करते हैं, अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन में कितना अपन बताते हैं कि लगभग 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml में। मतलब 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर यही हम बात करते हैं वुमेन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ वुमेन के बारे में डिस्कस करते हैं या फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो कितना होता है, 13 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है पर 100 ml ब्लड में फीमेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि मेन में तो 15 से 16 ग्राम होता है और फीमेल में कितना होता है, 13 से 14 ग्राम होता है। जो प्योर हीमोग्लोबिन का हर एक ग्राम जो है वो 1.39 ml ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है। मतलब जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तो कितनी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो सकता है, 1.39 ml ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तो 1.39 ml ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है। तो ठीक इसी तरीके से 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 ग्राम का निकालना है तो 15 इंटू 1.39 कर देंगे, और उसी तरीके से 13 का निकालना है तो 13 इंटू 1.39 कर देते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो 21 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो मेन में कैरी की जा सकती है, और फीमेल की बात करते हैं तो 19 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है नॉर्मल वुमेन में कैरी की जा सकती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। क्लियर? दो से मिलकर के ये बना हुआ होता है हिम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन पोर्शन जो है हीमोग्लोबिन का, ये तो प्रोटीन वाला पार्ट है और हिम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ग्लोबिन पोर्शन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसमें कितनी चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और वो 4 चेन कौन सी होती है, 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। क्लियर? तो इस टाइप से यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है और हर चेन 4 हीम मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएटेड रहती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जीवन अवधि के बारे में हम पढ़ते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पान या इसकी जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, 120 डेज। ओके, मतलब कि 4 महीने इसकी जीवन अवधि या लाइफ स्पान रहता है। जब ये पीरियड 120 डेज का कंप्लीट हो जाता है तो आरबीसी कैसी हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, मतलब अक्रियाशील हो जाती है, और फिर लीवर में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब ये आरबीसी है, जब इस आरबीसी के 120 डेज पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये काम नहीं करती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है। फिर ये टूटने के लिए, इसका डिसइंटीग्रेशन होने के लिए फिर बाद में ये कहाँ जाती है, लीवर में जाती है। लीवर में इसका ब्रेकडाउन होता है, मतलब इसको तोड़ा जाता है। क्लियर? अब मैमल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मैमल्स में तो आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, लेकिन अगर आप फ्रॉग या मेंढक की बात करोगे तो उसमें जीवन अवधि 100 दिन की होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे आरबीसी का, जब पूरा टाइम पीरियड हो जाता है 120 दिन जब वो गुजार लेती है, उसके बाद वो कोई काम की नहीं रहती है, तो फिर उसको लीवर में जाना होता है। फिर लीवर में उसकी तोड़फोड़ होती है, मतलब कि उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आरबीसी डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है आरबीसी डिसइंटीग्रेशन। ओके, आरबीसी डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन मतलब उसकी तोड़फोड़ करना, वो कहां पर होती है, लीवर में होती है। आरबीसी को तोड़ा कहाँ जाता है, लीवर में तोड़ा जाता है, मतलब कि यकृत में तोड़ा जाता है। लीवर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, मतलब स्पेसिफिक टाइप की फेगोसिटिक सेल होती है। उन सेल को हम क्या बोलते हैं, कुफ्फर सेल्स। कौन सी कोशिका बोलते हैं, KUPFF
ERS, कुफर सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लीवर में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स कहते हैं। ये कुफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती है और यही सेल जो है आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन करती है। आरबीसी को तोड़ फोड़ करने का काम कौन करेगी, कुफर सेल करती है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्लियर। जैसे कि देखिए ये आरबीसी है, इस आरबीसी में जैसे कि ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन को डिसइंटीग्रेट करके फिर उससे क्या किया जाता है, आयरन को रिलीज करवाया जाता है, क्लियर। तो पहले तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाएगा और आयरन को रिलीज करवाया जाएगा। अब ये फ्री आयरन जो है, ये जो आयरन फ्री हुआ है, ये कहाँ चला जाता है, बोन मेरो में चला जाता है। बोन मेरो क्या है, जैसे ये बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इनका जो बीच का पार्ट होता है वो बोन मेरो कहलाता है, जो होलो पार्ट होता है। तो ये जो आयरन यहाँ से रिलीज होती है, इस आयरन को कहाँ भेज दिया जाता है, बोन मेरो में भेजा जाता है, ताकि वापस से ये हीमोपोइसिस करे, मतलब कि आरबीसी के फॉर्मेशन में या ब्लड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, क्लियर। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू यहाँ से यहाँ लाया जाता है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एपोफेरिटीन, हेप्टोग्लोबिलिन और फेरिटीन। ये सब प्रोटीन होते हैं जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर। और हीमोग्लोबिन का जो बाकी बचा हुआ कचरा होता है, मतलब जो डेब्रिस होता है, उसमें दो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। देखिए जो कुफर सेल्स थी उन्होंने क्या किया कि जो आरबीसी थी उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन को तोड़ के आयरन को रिलीज किया, और ये आयरन वापस से ब्लड बनाने में हेल्प करता है और ये बोन मेरो में चला जाता है, क्लियर। अब जो बाकी बचा पार्ट होता है आरबीसी का, मतलब रिमेनिंग डेब्रिस जो होता है आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन का जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, उससे दो टॉक्सिक पिगमेंट होते हैं उनके अंदर, वो दो टॉक्सिक पिगमेंट बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, क्लियर। दूसरा होता है बिलीवर्डिन। तो हो क्या रहा है, आयरन अलग हो गया हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन का जो बाकी बचा हुआ कचरा था उसने दो टॉक्सिक पिगमेंट बनाए, एक है बिलीरुबिन, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन, और एक है बिलीवर्डिन, ठीक है। ये दोनों बाइल में डाल दिए जाते हैं, क्लियर। और बाइल में डालने से क्या होता है कि फिर इनका रिमूवल जो है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बॉडी से हो जाता है, मतलब ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये पिगमेंट जो है क्या कहलाते हैं, बाइल पिगमेंट कहलाते हैं, क्लियर। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पित्तवर्णक जिनको हम बोलते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन, क्लियर। तो आरबीसी का हमने हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे टूटता है, उससे क्या क्या बनता है। एक तो हीमोग्लोबिन से यहाँ ये जो हीमोग्लोबिन था अंदर, उससे आयरन रिलीज हुआ। दूसरा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी इसी से बने, इसके रिमेनिंग पार्ट से। अब आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, अब मान लो ये सब हो गया, हीमोग्लोबिन टूट गया, तो अब सिर्फ इस टाइप की आरबीसी बची है जिसमें सिर्फ मेम्ब्रेन है। तो बिना हीमोग्लोबिन के जो आरबीसी की जो सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, इस वाली आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, गोस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, गोस्ट, मतलब जब इसमें से हीमोग्लोबिन निकल चुका है। तो ये फिर कहाँ जाती है, ये प्लीहा में जाती है, मतलब ये स्प्लीन में जाएगी, क्लियर। ये जाती है स्प्लीन में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है इस आरबीसी को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा जो है इससे क्या कहते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या ऐसे बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जब आरबीसी में से हीमोग्लोबिन जो है वो नष्ट हो जाता है या हीमोग्लोबिन चला जाता है, तो उसके बाद जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट बचता है वो पूरी आरबीसी क्या कहलाती है, गोस्ट कहलाती है, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर आरबीसी के बारे में डिस्कस किया और बाइल पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी के कार्य की। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के क्या कार्य होते हैं।
तो पहली बात अपन ये करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है जिसकी सहायता से हम श्वसन करते हैं, तो दो टाइप की गैसेस होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो इन दोनों गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करती है? इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करती है? आरबीसी करती है। तो आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और साथ ही सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है कि आरबीसी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के टाइप को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं। डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता लगाने में हेल्प करते हैं वो। तो इस टाइप से हमने आज यहाँ आरबीसी के बारे में पढ़ा और आरबीसी के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे।